हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्किल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग ADEO परीक्षा को आगे बढ़ाते हुए आजीविका चैप्टर के अंतर्गत ही जो मेन पॉइंट है हरित क्रांति एंड श्वेत क्रांति, हरित क्रांति श्वेत क्रांति पर हम लोग चलेंगे। वीडियो मेरा इसी पर है। कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे कि किस प्रकार क्वेश्चन आ सकते हैं। उससे पहले मैंने कम से कम 4-5 वीडियो और अपलोड कर चुके हैं जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। मैं वैसे तो अपने वीडियो के लास्ट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देता हूं, आप टच करके उनको देख सकते हैं। इसके अलावा आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइए और ADEO वाला प्लेलिस्ट को दबाइए, सारे वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगे। ये मैं पढ़ाने वाला हूं बिल्कुल मुफ्त में और पूरा आपका सिलेबस कंप्लीट करना है मेरे को। यहाँ पर चीजों में आप चाहे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग एक एक चीज को देखेंगे। हरित क्रांति ग्रीन रिवोल्यूशन की बात कर लेते हैं। तो आशय इसका क्या है, तो 1960 से 1970 के दशक में कृषि उत्पादन में उच्च उत्पादकता वाले बीजों का प्रयोग, कृषि में उर्वरकों और कीटनाशकों का प्रयोग तथा कृषि के आधुनिकीकरण की दिशा में जो प्रयास हुए उसे अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक विलियम गॉड ने हरित क्रांति का नाम दिया था। तो एक चीज याद रखना कि 1960-70 के दशक में भारत में बहुत बड़ा सूखा भी पड़ा था। इस सूखा के निपटान के लिए, इस सूखा से निपटने के लिए भारतीयों ने यहां पर कृषि में विशेष हमको चाहिए था कृषि का, हम लोग जो हाइब्रिड वाला बीज लेके आए, इसमें अच्छा प्रयोग और ज्यादा उत्पादन हो। विलियम गॉड ने भी कहा था कि जिस हिसाब से भारत की जनसंख्या बढ़ रही है, यहां पर भूखमरी लग जाएगी अगर उत्पादन ज्यादा नहीं हुआ तो। और हमने यहां पर देखा कि जो हमारा योजना अवकाश के समय, इसमें हमने जो हरित क्रांति को लेकर यहां पर आया तो कम से कम 25% का अचानक इजाफा हुआ और इसी 25% इजाफा होने को हम लोग एक क्रांति के नाम से संबोधित किए, एक क्रांति कहा। क्वेश्चन बन सकता है कि भाई क्रांति को किसने नाम दिया था, तो हरित क्रांति जो नाम देने वाले विलियम गॉड थे। प्रेरणा जो हमको मिली मैक्सिकन कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, याद रखना मैक्सिकन कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग से प्रेरणा से हम लोग किए थे। इनका जन्म यद्यपि अमेरिका में हुआ था लेकिन कार्य क्षेत्र मैक्सिको था। पूर्व योजनाएं माने इससे पहले जो योजना बनी थी हरित क्रांति का, तो 1960-61 में गहन कृषि जिला कार्यक्रम IADP चलाया गया था। 1965 के आसपास गहन कृषि क्षेत्रीय कार्यक्रम IIAAP चलाया गया और 1966 में हाई यील्ड वैरायटी प्रोग्राम HYVP चलाया गया। हमने यहां पर देखा सबसे इंपॉर्टेंट 1966 में ही है, हमने विदेशों से मंगवाए उच्च क्वालिटी जिसमें ज्यादा उत्पादन देने वाले बीजों का हमने प्रयोग किया। यहां पर हरित क्रांति का सर्वाधिक जो लाभ हुआ हमको गेहूं को देखने को मिलता है, गेहूं में सर्वाधिक लाभ और दूसरा लाभ चावल में हुआ। ये काल जो था योजना अवकाश 1966 से 1967, इससे पहले जो तृतीय पंचवर्षीय योजना थी, तृतीय पंचवर्षीय योजना में भयंकर सूखा पड़ा था और सूखा पड़ने के कारण हमको ये योजना अपनाना पड़ा यहां पर। और 1966-67 में हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम तीसरे चौथी योजना लॉन्च कर सके। तो वो जो 3 साल का जो काल था 66 से 67, वो काल के योजना अवकाश के नाम से जाना जाता है। इसी योजना अवकाश के समय ही हरित क्रांति यहां पर लाया गया था। इस क्वेश्चन को बहुत ज्यादा पूछा जाता है, बहुत एग्जाम में पूछा गया कि कब लागू, सन भी याद रखेंगे 1966-67 और यह रहा योजना अवकाश के समय। इसके प्रवर्तक थे कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर MS स्वामीनाथन। उस समय हमारे यहाँ पे कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन जी थे और प्रशासन जो चल रहा था प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी चल रहा था और उस समय कृषि मंत्री श्री सुब्रमण्यम थे। ये तीनों इंपॉर्टेंट, चारों बोला जाते इंपॉर्टेंट। 1966-67 योजना अवकाश के समय लागू किया गया। MS स्वामीनाथन उस समय प्रवर्तक थे, कृषि वैज्ञानिक थे और डॉक्टर श्रीमती इंदिरा गांधी के प्रशासन में श्री सुब्रमण्यम उस समय कृषि मंत्री थे। यह हम लोग लाए। हरित क्रांति के मेन तत्व की अगर देखा जाए तो हम यहां पर पाते हैं उच्च उत्पादकता वाले बीजों का प्रयोग। मैक्सिको से गेहूं मंगाया गया, फिलीपींस से चावल, रोजो प्रजाति का बीज मंगाया गया। कृषि का मशीनीकरण किया गया, थ्रेसर, हार्वेस्टर, ट्रैक्टर, सिंचाई पंपों का प्रयोग किया गया। रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा दिया गया। कीटनाशक दवाई और खरपतवार नाशक का प्रयोग किया गया। सिंचाई सुविधाओं का विस्तार किया गया। कृषि विपणन सुविधाओं का विस्तार किया गया। भूमि सुधार कार्यक्रम के क्रियान्वयन किया गया और फसल बीमा योजना 1972 को
पर लागू किया, चकबंदी व्यवस्था की आवश्यकता पर जोर दिया गया। चकबंदी व्यवस्था होता ही एक चीज है कि मैं अगर इसको समझाने की कोशिश करूं कि चकबंदी व्यवस्था में होता क्या है, तो होता क्या हमारे भारतीय कृषक में कभी कभी मान लिया जाए एक कृषक का खेत आपका बोला जाए तो इस साइड एक कृषक का खेत है एक जगह और उसी का खेत यहाँ पर ए जगह और है, और इसी कृषक का मान लिया जाए दूसरे कृषक का इसी के बगल में बी नंबर किसी कृषक का खेत है और इसी के जस्ट बगल में एक और बी, मतलब ये मान के चलो, ये मान लो कृषक है, इसका खेत एक इधर है और एक खेत इधर है, और मान लो ये कृषक है, इसका भी खेत एक इधर है और एक खेत मान लो इधर है। अब मान लिया जाए यहां पर अगर ये ट्रैक्टर का प्रयोग करता तो यहां से यहां लाने में असुविधा होती, यहां पर ए वाला अगर टुल्लू पंप लगाता तो यहां से लेके यहां पर सिंचाई तो हो नहीं सकता, एक ही जगह होगा। तो हम बोलते हैं आपस में यार तुम लोग खेत को अदला बदली कर लो, आपस में खेत को अदला बदली कर लो, इसी को कहा जाता है चकबंदी। ठीक है, तो चकबंदी प्रयोग का मतलब दोनों को फायदा हो जाए, आपको भी फायदा हो जाए और आपको भी फायदा हो जाए और देश को भी फायदा हो, इसी को हम बोलते हैं चकबंदी। तो विशेष अपन देखेंगे तो हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ गेहूं के उत्पादन को मिला। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किसमें मिला, तो गेहूं के उत्पादन मिला, जिसमें उत्पादन उत्पादकता दोनों में वृद्धि हुई, इसलिए इसे कुछ लोग गेहूं क्रांति भी कहते हैं। चावल के उत्पादन में बहुत कम वृद्धि हुई, वह मोटे अनाज ज्वार बाजरा मक्का का उत्पादन या तो स्थिर रहा या उसमें अनियमित धीमी वृद्धि हुई। हरित क्रांति कोई भी लाभ दालों की को प्राप्त नहीं, दालों की आपूर्ति में कोई प्राप्त नहीं हो सका, यहां तक कि दालों के उत्पादन में कमी आई है। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है किसके उत्पादन में उस समय हरित क्रांति में कमी आई थी, तो भी दालों के उत्पादन में कमी आई थी। मोटे अनाज भी बोला जाए तो अस्थिर रहा, मैंने जैस का तस रहा। द्वितीय हरित क्रांति की बात किया जाए तो द्वितीय हरित क्रांति लाने का श्रेय एपीजे अब्दुल कलाम, हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम को जाता है। उन्होंने एक वो आदर्श वाक्य दिया था, नॉलेज टू एग्रीकल्चर, मैंने नॉलेज एग्रीकल्चर का उन्होंने बात दिया, और उद्देश्य मृदा से बाजार तक, मैंने भूमि से सीधा बाजार तक ले जाने की बात किया गया था, और यह सम्मेलन करवाया था अक्टूबर 2006 में। इसमें एक क्वेश्चन बन सकता है कि भाई द्वितीय हरित क्रांति के जनक कौन है, तो प्रणेता कौन थे, तो एपीजे अब्दुल कलाम भूतपूर्व राष्ट्रपति। एक और नॉलेज एग्रीकल्चर किससे संबंधित है, तो द्वितीय हरित क्रांति से संबंधित है। विशेष एसोचेम नामक विदेशी संस्था इसके विशेष सहयोगी रही है। एवर ग्रीन रेगुलेशन की बात किया जाए तो एम स्वामीनाथन को जाता है, किसान आयोग के प्रथम अध्यक्ष भी रहे, कौन, याद रखना, प्रणेता एस एम स्वामीनाथन किसान आयोग के प्रथम अध्यक्ष भी रहे हैं। एस एम स्वामीनाथन को याद रखना भारत में हरित क्रांति के जनक कहा जाता है। सूत्रपात इन्होंने जनवरी 2006 में किया था। इनका उद्देश्य लैब टू लैंड, प्रयोगशाला से भूमि था, माने किसान को जरूरत नहीं है, प्रयोगशाला खुद चले जाएगा आपके पास और आपका जमीन के बारे में बताएगा कौन सा खाद डालना चाहिए कौन सा खाद नहीं डालना चाहिए। इनका लक्ष्य था वर्तमान में 210 मिलियन, उस समय का ना, वर्तमान 210 मिलियन टन उत्पादन को 420 मिलियन टन तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया था। ये हरित क्रांति से संबंधित जो इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताया, ठीक उसी प्रकार देश में ऑपरेशन फ्लड या श्वेत क्रांति की बात कर देते हैं, दुग्ध उत्पादन की बात कर लेते हैं। तो श्वेत क्रांति क्या है, तो हम ये कहते हैं दुग्ध उत्पादन के तीव्र वृद्धि को श्वेत क्रांति कहा जाता है। दुग्ध उत्पादन के तीव्र वृद्धि को श्वेत क्रांति कहा जाता है। इसके प्रणेता डॉक्टर वर्गीज कुरियन साहब थे, इसके प्रणेता डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे। शुरुआत आनंद मिल्क यूनियन या अमूल गुजरात से शुरुआत हुई 1970 में नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड द्वारा। याद रखेंगे जो आपका अमूल जाता है ये वास्तव में यहीं से शुरुआत होती है, अमूल गुजरात में है, इसकी फैक्ट्री गुजरात में 1970 में नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड द्वारा इसकी शुरुआत की थी। यद्यपि ऑपरेशन फ्लड से पहले ऑपरेशन फ्लड विश्व का सबसे बड़ा सहकारी कार्यक्रम और ऑपरेशन फ्लड से पहले 1964-65 में प्रमुख पशु विकास कार्यक्रम चलाया गया था। यहाँ प्रमुख होना था, प्रमुख पशु विकास कार्यक्रम भी चलाया गया था, ये चीज याद रखेंगे। ऑपरेशन फ्लड के तीन चरण विशेष करके हुए थे। प्रथम चरण 1970 से 1981 में हुआ था। सहकारी संघों का आधारभूत ढांचा इन क्षेत्रों में दोहराया गया। पहले चरण में महानगरों में दूध केंद्र मदर डायरी की स्थापना की गई और 10 राज्यों में उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया गया। द्वितीय चरण 1980 से 1985 में किया गया। समन्वित डायरी विकास कार्यक्रम, भारत के सभी राज्यों में दुग्ध केंद्रों को शहरी बाजारों से जोड़ा गया। राष्ट्रीय दुग्ध ग्रिड बनाया गया। इसके अलावा तृतीय चरण 1985 से 1994 के बीच चला। विश्व बैंक की सहायता से सहकारी संघों को क्षमतावान बनाना, दूध उत्पादन प्राप्त करने एवं बेचने हेतु आवश्यक बुनियादी ढांचा खड़ा करना, इसका वो था।
मेन मेन कुछ इंपॉर्टेंट चीज है। भारत में दूध उत्पादन में अग्रणी स्थान उत्तर प्रदेश का, बहुत इंपॉर्टेंट याद रखेंगे कि सबसे ज्यादा भारत में दूध उत्पादन उत्तर प्रदेश कर रहा है, जबकि दूसरे स्थान पर राजस्थान है। भारत में 2019-20 में लगभग 198.4 मिलियन मैट्रिक टन उत्पादन के साथ भारत विश्व स्तर पर दूध का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो अभी वर्तमान में 1920 का आंकड़े का दे रहा हूं, वर्तमान आंकड़ा 198.4 मिलियन मैट्रिक टन, माने कितना दूध उत्पादन कर रहा है भारत? 198.4 मिलियन मैट्रिक टन उत्पादन करने में पहला स्थान है। 2019-20 के अनुसार देश का औसत 406 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दूध की उपलब्धता है। माने हले हम लोग न पिए बात अलग है, लेकिन अगर औसत देखा जाए जितना खपत होता है उस हिसाब से अगर प्रत्येक व्यक्ति के दिया जाए तो प्रत्येक व्यक्ति के हिस्से में आता है 406 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दूध की उपलब्धता बताता है। 2019-20 के अनुसार सबसे ज्यादा प्रदेश में दूध के प्रति व्यक्ति उपलब्धता 1221 ग्राम प्रतिदिन पंजाब में है, क्योंकि पंजाब और हरियाणा के लोग बहुत ज्यादा दूध पीते हैं, दूध में ही डूबे रहते हैं, दूध कई चीज विशेष करके इस्तेमाल करते हैं। यद्यपि उत्पादन में उत्तर प्रदेश आगे है, दूसरा राजस्थान में, लेकिन खाने पीने में तो पंजाब और हरियाणा आगे। 1221 ग्राम प्रतिदिन पंजाब में उत्पादन हो रहा है। चलिए एक बार देखते हैं कि किस प्रकार का क्वेश्चन इसमें बन सकता है और किस प्रकार का क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ सिंपल टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर बन सकते हैं, जैसे हरित क्रांति के जनक कौन है? ये आप भी अपने देखा, हरित क्रांति के जनक अगर बोला जाए तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को जाता है। हरित क्रांति का नाम किसने दिया? अभी हमने पढ़े थे, हरित क्रांति का नाम अगर दिया जाए तो विलियम गार्ड को हरित क्रांति के नाम देने का श्रेय जाता है। भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ, भारत की बात किया जाए तो भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ कब हुआ? मैंने कहा था योजना अवकाश के समय हुआ था। सही, ऐसा भी क्वेश्चन बहुत बार आया है, योजना अवकाश के समय इसका प्रारंभ हुआ था। हरित क्रांति का प्रारंभ भारत में किस वर्ष हुआ? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ष भी बहुत बार पूछा जाता है। तो ये सी वाला 1966-67 के आसपास, 1966-67 में भारत में हरित क्रांति का क्या हुआ? प्रारंभ माना जा सकता है या माना जाता है। भारत में हरित क्रांति के जनक अगर पूछा जाए तो बिल्कुल सिंपल डॉक्टर एम स्वामीनाथन, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में माना जाता है। उस समय तो बुर्गिच यहाँ पर डॉक्टर सी सुब्रमण्यम तो कृषि मंत्री थे, याद रखना यहाँ पर चीजों में। प्रेरणा यद्यपि नॉर्मन बोरलॉग से हमको प्राप्त हुई थी। क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ किस फसल में हुआ? नो डाउट सबसे ज्यादा गेहूं हुआ और दूसरे नंबर पर चावल था, मोटे अनाज से स्थिर रहा। द्वितीय हरित क्रांति के प्रणेता कौन है? द्वितीय हरित क्रांति के प्रणेता हमारे यहाँ पर भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को माना जाता है। एवरग्रीन रेगुलेशन किस की प्रेरणा से संचालित हुआ? तो हमको मालूम है एवरग्रीन रेगुलेशन हम जानते हैं डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन के प्रेरणा से ही संचालित हुआ था। ऑपरेशन फ्लड के जनक कौन है? तो ऑपरेशन फ्लड के जनक हम जानते हैं डॉक्टर वर्गीस कुरियन को माना जाता है। कुछ क्वेश्चंस है, भारत में दूध उत्पादन में दूसरा अग्रणी राज्य क्या है? पहला तो आपको पता उत्तर प्रदेश, अगर दूसरा पूछेगा तो दूसरा आपका डी आ जाएगा आंसर, अर्थात राजस्थान होगा। भारत में सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता किस राज्य में? अभी हम लोग वर्णन किए, प्रति व्यक्ति दूध की खपत जो है 1200 के आसपास बताया था, पंजाब ना, पंजाब के लोग पीते हैं, ठीक है, पंजाब के लोग में आता था। इस प्रकार क्वेश्चन यहाँ पर आ सकते हैं और बन सकता है। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते हुए इसके लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। एक और आपसे अपेक्षा है, मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक कीजिए अगर आपको अच्छा लगता है तो। थैंक यू वेरी मच।